मेरे पास एक टॉपिक आता है, जैसे हमने कल ये वाला टॉपिक किया था, प्रेजेंटेशन टैग देखे, तो मेरे पास नेक्स्ट आता है, मैं एक छोटा सा टॉपिक करना चाहता हूँ। इन HTML देयर इज ए टेबल टैग टू क्रिएट टैबुलर स्ट्रक्चर। अगर मुझे कुछ टैबुलर स्ट्रक्चर जैसा लेआउट चाहिए अपने HTML के अंदर, तो मेरे पास टेबल नाम का टैग आता है। तो मुझे इस टेबल नाम के टैग को वर्क करके दिखाना है। तो मैं यहाँ है और टेबल नाम के टैग बनाना चाहता हूँ। तो टेबल नाम का टैग कुछ इस तरीके से बनाने से आपका टेबल टैग बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि आपने अपने HTML पेज में एक टेबल को बिगिन कर दिया। फिर उसके बाद इस टेबल के अंदर एक सेक्शन आता है टी हेड। टी हेड मीन्स टेबल हेडिंग, ठीक है। टेबल हेडिंग में मैंने बनाई एक TR मीन्स टेबल रो, और इसके अंदर मैं एक हेडिंग बनाता हूँ। हेडिंग का नाम रखा स्टूडेंट रोल नंबर, फिर मैं लिया स्टूडेंट नेम, फिर मैं लिया स्टूडेंट क्लास। इतना करने के बाद जब अगर मैं इसकी अपीयरेंस को यहाँ पर चेक करता हूँ, तो जो हेडिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी बोल्ड मैनर से अपीयर होती है, ठीक। मैं थोड़ा सा जूम लेवल इंक्रीज कर लेता हूँ। सेकेंड मेरे पास आती है टी बॉडी, दैट इंडिकेट्स टेबल बॉडी। फिर एक टेबल रो बनाई, और इस टेबल रो के अंदर मैंने ठीक है एक TD बनाया। TD के अंदर मैंने डाला 1001, दूसरा TD बनाया 1002, फिर मैं TD सॉरी यहाँ पे डाला रमेश और यहाँ डाला MC। इस तरीके से मैंने इन्फॉर्मेशन डाली, अपीयर किया कुछ इस तरीके से आया। यानी यहाँ पे ये TD टेबल डेटा बताता है, ये टेबल रो है। एक टेबल रो और बना लेता हूँ मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ दिया MTech के लिए, चलाया, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। इतना फॉर्म करने के बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो ये लुक एंड फील बनी है ये थोड़ी सी सेंट्रलाइज्ड हो। तो उसे सेंट्रलाइज करने के लिए मेरे पास टेबल का एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है अलाइन सेंटर। चलाया तो इस सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ जाएगा। यहीं पर एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, जो एक बॉर्डर क्रिएट कर देगा। अब इस बॉर्डर को बनाने में मुझे ये एनालाइज हुआ कि जो सेल है यानी कि जिसमें टेबल डेटा आ रहा है उसमें और उसके कंटेंट में गैप नहीं है। तो उस गैप को इंक्रीज करने के लिए मेरे पास सेल पैडिंग होती है। तो सेल पैडिंग ली 10 यहाँ है, तो सेल और उसके कंटेंट का गैप बढ़ गया। मैं चाहता हूं सेल स्पेसिंग, लिखा 10, ये गैप आ गया। अब आपके पास एक और प्रॉपर्टी आती है दैट इज बॉर्डर कलर। अब ये बॉर्डर कलर क्या होता है? इन HTML कलर इज रिप्रेजेंट बाय आइदर कलर नेम, या तो कलर नेम से रिप्रेजेंट करो या कलर कोड लिखो। कलर नेम तो सीधा होता है, जैसे रेड ग्रीन ब्लू आपने इस तरीके से लिख दिया, येलो लिख दिया, ब्लैक लिख दिया, व्हाइट, तो वो तो कलर नेम हो गया। बाकी आपके पास कलर कोड आता है। अब कलर कोड क्या है? कलर कोड बिगिंस विद हैश और उसके बाद RRGGBB, और यहां पर RRGG एंड BB आर हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन। अब हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है? 0 to 9 A B C D E F। तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ बॉर्डर कलर हो जाए रेड, तो बॉर्डर का कलर जो हमारे ब्राउजर पे है वो कैसा आ जाएगा? रेड कर देगा। और मैं थोड़ी थिकनेस इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 किया,
ये ऐसे आ जाए। पर कलर थोड़ा सा कस्टमाइज चाहिए तो आप लिखो #FF11 और यहाँ डाल दिया 66। तो इसके कॉम्बिनेशन से जो भी कलर बनेगा कुछ ऐसा कलर है। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है रूल्स। रूल्स पे आके मैंने कर दिया रोज, तो रो वाइज आ रही है लाइंस। मैं कहता हूं कॉल्स, खाली कॉलम्स आएंगे। मैं कहता हूं नन, तो इसका मतलब टेबल का आउटर आएगा, इनर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और यहां पर एक आ जाता है ऑल, और ऑल क्या करेगा, सारी जगह इस तरीके से जाएगा। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। मैं एक और फीचर करता हूं, TR लिया, मैं लिया TD, और देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल स्पेंड, मैंने दिया 3 और यहां लिखा टोटल स्टूडेंट्स 2। अब ये जो कॉल स्पेंड 3 है, ये क्या करता है, ये एट्रीब्यूट ये कहता है कि एक कॉलम बनेगा बट 3 कॉलम की जगह लेगा। एक कॉलम बना, 3 कॉलम्स की जगह ले रहे हैं। बाकी आप इसका टेक्स्ट अलाइन कर सकते हो, अलाइन सेंटर, सेंटर में आ जाएगा। जैसे कॉल स्पैन होता है वैसे ही रो स्पैन भी होता है। तो लिया TD, रो स्पैन 2, लिया 101, ठीक है, 1010 ले लिया। TD यहाँ लिया रमेश और यहाँ लिया बीटेक। अब जैसे मैं इसे चलाता हूँ, सी ये ओपन एंडेड आ रहा है। ओपन इसलिए आ रहा है क्योंकि रो स्पैन 2 किया तो उसे नीचे एक रो और चाहिए। तो नीचे एक रो देने के लिए मैंने यहाँ पर एक रो और ऐड की। मैंने यहाँ लिखा शर्मा और एमटेक चलाया, इस तरीके से आया। अब एक हमारे पास वी अलाइन आता है। जैसे आप यहाँ आए, आपने बोला वी अलाइन मिडल, अलाइन सेंटर। जैसे एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, एक वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल अलाइन के लिए अलाइन, वर्टिकल अलाइन के लिए वी अलाइन। चलाया, एकदम मिडल में आ जाए। तो इस तरीके से आप टेबल स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना गेट हो जाता है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में बता रहा हूं, ठीक है। और ये वो प्रॉपर्टीज है जिसपे हमारी पूरी प्रोग्रामिंग, PHP की प्रोग्रामिंग रिजाइड करती है, या PHP पूरी की पूरी इसके ऊपर बेस्ड है। वो क्या है, सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ HTTP वेब रिक्वेस्ट। अब जो हम वेब रिक्वेस्ट करते हैं ना, ये 2 तरह की होती है, ठीक। अब इन्हें डिस्कस करने के लिए मैं एक 6.html पेज बनाता हूं, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले मुझे एक टैग और डिस्कस करना है। पहले वो टैग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसे डिस्कस करते हैं। और वो ये है, हाउ टू लिंक 2 वेब पेजेस। फॉर दिस देयर इज लिंक टैग, दैट इज, सॉरी लिंक टैग नहीं, ए टैग, जिसे हम एंकर टैग बोलते हैं। आप यहां कुछ ऐसे लिखते हो, ए हाइपर रेफरेंस पाथ, और यहां लिखते हो हाइपर टेक्स्ट, तो इस तरीके से लिखते हो। तो जैसे मैं यहां आया, मैं लिखा ए हाइपर रेफरेंस, मैंने दिया HTTP www.google.com, मैंने ये दिया, और मैं यहाँ लिखा गो टू गूगल, ये बनाया। चलाता हूँ, ये गो टू गूगल है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये google.com ओपन कर रहा है, ठीक। पर अभी ये क्या कर रहा है, सेम पेज के अंदर ओपन कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये कहीं और टारगेट करे, तो मैं लिखा टारगेट _blank। अब देखना, इतना चेंज करने पे क्या होगा, क्या हुआ, एक नया टैब खुला, ठीक। तो टारगेट से ये काम होता है, ठीक। अब हमारे पास लिंक इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज इंटरनल लिंक एंड
एक्सटर्नल लिंक। अभी तक ये दोनों लिंक कैसे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक है, मतलब ये सॉरी हमारे एक्सटर्नल लिंक है। तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ, मैं को लिखता हूँ और यहाँ लिख दिया 1.html और यहाँ लिखा गो टू फर्स्ट पेज। अब दो लिंक आ जाएंगे आपके इसके ऊपर, फर्स्ट पेज खुल जाएगा, ठीक, क्लिक करने पर फर्स्ट पेज अपीयर होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो कि जब मैं इस एक्शन को या जो भी ये आप वर्क कर रहे हो, एक इंटरनल लिंक बनाना चाहता हूँ। तो इंटरनल लिंक बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा काम किया। हमारे पास ना विनवर्ड के अंदर एक कमांड होती है, कुछ ही ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट इसलिए किया क्योंकि मैं ना पैराग्राफ टैग बनाना चाहता हूँ, तो मैंने जबरदस्ती पैराग्राफ टैग बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब मान लो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ हैं। ये पैराग्राफ लिया, ये इस तरीके से आया। प्रीव्यू करके देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से आया। अब अभी मुझे कंटेंट में ना स्क्रॉल बार लाना है बेसिकली, तो मैं यहाँ आया, मैं बहुत सारा कंटेंट डाला ताकि जब भी पेज पे दिखे तो स्क्रॉल बार आ जाए। कई बार आपने साइट्स में देखा होगा नीचे एक लिंक होता है, गो टू टॉप या टॉप ऑफ द पेज, और वो टॉप ऑफ द पेज चला जाता है। तो उसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ आए, एक पैराग्राफ लिया, इस पैराग्राफ को मैंने एक आईडी दे दी, नाम दे दिया टॉप, ठीक है, और यहाँ आए, दिया हाइपर रेफरेंस हैश टॉप और यहाँ लिखा टॉप ऑफ द पेज। रिफ्रेश किया, सी फिलहाल अब यहाँ गए, जैसे मैं टॉप ऑफ द पेज पे क्लिक करूंगा ये इंटरनली जंप करेगा, यहाँ जंप कर दिया। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये आपका कैसा लिंक है, इंटरनल लिंक है, ठीक, डन ये चीज, ओके। अब मैं अपना रिक्वेस्ट टाइप के ऊपर कोड करने वाला हूं, ठीक। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट टाइप डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ है, 2 टाइप की वेब रिक्वेस्ट होती है हमारे पास, इसको अप्लाई करने के लिए उनको डिस्कस करते हैं। तो पहली तो होती है गेट रिक्वेस्ट, दूसरी होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि गेट रिक्वेस्ट कब जनरेट होती है, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट के पहले जनरेट होने का व्हेन यू टाइप एड्रेस ऑन एड्रेस बार of web browser and click to go, यानी कि आपने इस तरीके से चलाना है और ये ऐसे काम करेगा। यानी मोस्टली जब आप ऐसे जाते हो, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, नेटवर्क में जाओ, रीलोड करो। फिलहाल मैं सर्वर पे नहीं हूं तो मैं google.com को ओपन करता हूं। नीचे देखो कैसी रिक्वेस्ट जा रही है, गेट, ठीक। तो ये कैसी रिक्वेस्ट कहलाती है, गेट रिक्वेस्ट कहलाती है, ठीक। दूसरा वे है इसके जनरेट करने का, whenever you click on a link, जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तब भी यही रिक्वेस्ट होती है। देखते हैं, जैसे यहां पर जीमेल है, नोटिस करना कैसी रिक्वेस्ट गई, गेट गई, ठीक है। अब मैंने जैसे यहां पे लिख दिया MJ की रिक्वेस्ट लिया, एंटर किया, ठीक, कैसी रिक्वेस्ट गई, पोस्ट, ठीक। तो ये कैसी रिक्वेस्ट गई, पोस्ट रिक्वेस्ट गई। तो फिलहाल पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है इसे बाद में देखते हैं।
तो एक तो ये हुआ। अब तीसरा इसका ये है, व्हेन यू क्लिक ऑन ए सबमिट बटन, जब आप किसी सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, इनसाइड अ फॉर्म टैग हैविंग मेथड एट्रीब्यूट सेट टू गेट, ठीक, तब भी आपकी रिक्वेस्ट जनरेट होती है। और पोस्ट रिक्वेस्ट का जनरेट होने का एक ही रीजन है, सबमिट बटन में क्लिक हो जब आपका पोस्ट हो। तो यहां से एक बात साफ है, सबसे ज्यादा कौन सी रिक्वेस्ट जनरेट होती है? गेट। तो गेट हमेशा हम यही करते हैं, क्लिक करते हैं, ये करते हैं। और एक बात भी सोचो, हम मोस्टली सर्वर से क्या करते हैं? वी गैदर द डेटा, वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम सर्वर से हमेशा डेटा कलेक्ट करते हैं। क्लियर दिस आइडिया? अब मैं यहां पर आके एनाटॉमी ऑफ या इंटरनल ऑफ गेट रिक्वेस्ट देखते हैं। यानी हम ये चेकआउट करना चाहते हैं गेट रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या होता है। पहला पार्ट आता है रिक्वेस्ट लाइन। रिक्वेस्ट लाइन क्या रखती है? अगर हम चेकआउट करें, रिसोर्स नेम, और रिसोर्स नेम के साथ आता है क्वेश्चन मार्क, और यहां पर आता है की वैल्यू पेयर, और दिस की वैल्यू पेयर इज नोन एज क्वेरी स्ट्रिंग। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अब google.com पे जाओ, एक बार ना जस्ट आपने एड्रेस बार को देखना है, ठीक है? मैं यहां लिखता हूं हेलो, एंटर करता हूं, यहां चेकआउट करो इस यूआरएल को। शायद ये आपको नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसे नोटपैड में ओपन कर लेता हूं और नोटपैड में इसे पेस्ट कर दिया। तो सी क्या लिखा रहा है? Q इक्वल टू हेलो, यानी जो आप सर्च करते हो वो कुछ इस तरीके से आपको शो करता है। और ये क्वेश्चन मार्क क्या इंडिकेट कर रहा है? गेट रिक्वेस्ट, यानी आपने गेट रिक्वेस्ट जनरेट की है और उसमें ये सारी डिटेल क्या है? क्वेरी स्ट्रिंग। दूसरा इसके अंदर आता है रिक्वेस्ट हेडर्स। अब रिक्वेस्ट हेडर क्या करता है? कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट। अब सी क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, तो जो रिक्वेस्ट होती है उसमें एक रिक्वेस्ट हेडर बनता है, जिसमें क्या होता है? जितनी भी क्लाइंट की डिटेल्स होती है वो सारी उसके अंदर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि जो आपका रिक्वेस्ट हेडर होता है उसकी हेल्प से सर्वर को ये आइडिया लगता है कि कहां से रिक्वेस्ट आई है। जैसे कई बार वो डिटेक्ट कर लेता है कि मोबाइल से रिक्वेस्ट आई है या डेस्कटॉप से आई है। तो उस जब आप मोबाइल में साइट ओपन करोगे ना, तो वो हमेशा बोलेगा कि मोबाइल वर्जन वाली ओपन करो, ठीक? तो उसे कैसे पता लग जाता है? वो इस रिक्वेस्ट हेडर की हेल्प से गैस लगाता है। क्लियर दिस आइडिया? ठीक, ये सिर्फ इतने इंटरनल्स होते हैं आपके। अब हमने डिस्कस करने हैं इंटरनल्स ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट। पहला आता है सेम रिक्वेस्ट लाइन। इसमें आप लिखते हो रिसोर्स नेम और कुछ नहीं आता, ठीक है? सेकंड आता है हमारे पास रिक्वेस्ट हेडर्स, सेम मीनिंग, एज कंपेयर टू गेट रिक्वेस्ट। मतलब जैसे गेट रिक्वेस्ट का मतलब था वही मतलब इसका होता है। लास्ट आता है हमारे पास मैसेज, या जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं पेलोड। ऑल क्वेरी स्ट्रिंग डेटा स्टोर हियर, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट का डेटा यहां रिफ्लेक्ट होता है। अब इतना करने के बाद इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, वो एक इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर इसके बारे में जरूर पूछेगा, गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक? तो थोड़ा सा हम यहाँ चेकआउट करते हैं और यहाँ सर्च करते हैं डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट।
ठीक है, कुछ मतलब जो नेट पर क्या कहते हैं इसके डिफरेंसेस हैं उनको चेक करते हैं। यहाँ है वो, ये 3 क्लासेस, 3 जगह से हम इसका डिफरेंस चेकआउट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब गेट रिक्वेस्ट कैन बी कैश्ड। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब समझने की कोशिश करना है। अगर मैं कोई गेट रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ तो सारी इंफॉर्मेशन यूआरएल के अंदर जाती है, ठीक, और वो इंफॉर्मेशन को आप सेव करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, अभी मैंने कुछ सर्च किया था गूगल पे, ठीक है, तो जो मैंने गूगल पे, सॉरी इधर यस्टरडे का है, टुडे का देखता हूँ। अभी मैंने गूगल पे सर्च किया था, क्या सर्च किया था? एक मिनट, फर्स्ट पेज, अकाउंट्स, मतलब जो जो पेजेस मैंने विजिट किए उसकी हिस्ट्री मेंटेन रहती है। इसका मतलब ये होता है कि गेट रिक्वेस्ट कैन बी कैश्ड का मतलब ये होता है, ब्राउजर का एक फीचर होता है कि जब भी वो किसी वेब पेज को विजिट करता है तो उसे टेम्परेरी अपने पास स्टोर करके रख लेता है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उस रिक्वेस्ट की डिमांड करो तो रादर देन सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू सर्वर, वो क्लाइंट में जो उसकी कॉपी पड़ी है उसी को दिखा देते हैं। तो गेट रिक्वेस्ट आपकी कैश्ड हो जाती है, पहला पॉइंट। ठीक है, और इन पॉइंट्स को हम सेव कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, और यहाँ पर मैं पोस्ट के पॉइंट भी लिख लेता हूँ ताकि ये लिख। अब सी गेट रिक्वेस्ट रिमेन इन द ब्राउजिंग हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री में दिखाया वहाँ मेंटेन है, इसे बुकमार्क किया जा सकता है। जब आप सेंसिटिव डेटा से डील कर रहे हो, लाइक अगर आपने किसी से लॉगिन करवाना है या कोई ट्रांजैक्शन करवाने लगे तो आप गेट रिक्वेस्ट यूज नहीं कर सकते, नहीं तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड साफ दिखने लग जाएंगे, और जब वो दिखने लग जाएंगे तो कोई भी ब्राउजिंग हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। और गेट रिक्वेस्ट की लेंथ रिस्ट्रिक्शंस होती है, मींस इसमें ज़्यादा ह्यूज अमाउंट का डेटा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसका पर्पस क्या होना चाहिए? टू रिट्रीव डेटा। पोस्ट रिक्वेस्ट का क्या है? कभी कैश नहीं होती, कभी इसकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती, कभी बुकमार्क नहीं होते, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती डेटा लेवल की। तो दीज आर द डिफरेंस जो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए। क्लियर दिस आइडिया? ओके, तो ये डिफरेंसेस है। ठीक है, अब जैसे एक टेबल और दिया हुआ है, पहला बैक बटन रीलोड हार्मलेस होता है, बट पोस्ट में क्या होता है, अगर आपने बैक बटन और रीलोड किया तो रीसबमिट कर देगा डेटा। ठीक है, बुकमार्क किया जा सकता है, बुकमार्क नहीं हो सकता, कैश हो सकता है, कैश नहीं हो सकता। इसका एनकोडिंग टाइप ये होता है, इसका एनकोडिंग टाइप ये होता है, और साथ में ये भी हो सकता है। बाकी चीजें जैसे हम आगे करेंगे वैसे कर लेंगे, तो इसलिए मैं इनको एक बार आप चेक कर लेना। ठीक, तो ये तो चलो आपका डन हो गया। ठीक, अब उसके नेक्स्ट आता है मेरे पास कि हाउ टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एंड यूजर। एक एंड यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए वी हैव फॉर्म टैग विथ इनपुट एलिमेंट्स। अब मैंने आपको फॉर्म टैग और इनपुट एलिमेंट्स के बारे में बताया, तो यहां है सबसे पहले मैं लिखता हूं फॉर्म। मैंने लिया एक टेबल ले लेते, थोड़ी लुक एंड फील अच्छी आएगी। सेल स्पेसिंग 10 ले लिया, सेल्फ पैडिंग 10 ले लिया, एक टीआर टीडी मैं लिया, एंटर। यूजर नेम मैंने लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ टीडी बन गया। मेरे इतना लिखने से क्या होगा? यहाँ है 7 को ओपन किया, कुछ इस तरीके से बॉक्स आ जाए। अभी आपने टेक्स्ट लिखा, काम हो रहा है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा ये अब सी, अभी ये जो टेक्स्ट है, हालांकि ये इस टेक्स्ट फील्ड के आगे लिखा गया है,
पर ये इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि आपने कहीं भी ब्राउजर को ये नहीं बताया कि ये टेक्स्ट इसके साथ है। तो ये बताने के लिए ये इसके साथ है, तो आपके लिए पास एक टैग है लेबल, फिर आप लिखो फॉर, मैंने लिखा UN। इसका मतलब ये है कि जो ये टेक्स्ट है ये एक लेबल है। किसका लेबल है? UN का। अब UN क्या है? जिस भी इनपुट एलिमेंट की आईडी UN, पर यार कुछ फर्क तो नजर आया नहीं। बट अब एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो गया, जब भी आप इस एंटर यूजर नेम पे क्लिक करोगे, ये वाला एलिमेंट अभी फोकस नहीं है। क्या हो रहा है? फोकस हो रहा है। ठीक, इतना गेट हुआ। मैं एक TR और बनाता हूं। मैंने यूजर पासवर्ड लिया, इसका नाम UP रखा, और यहां क्या रखा? इनपुट टाइप पासवर्ड। चलाया, इसमें ऐसा डेटा आता है, इसमें डॉटेड फॉर्म में आता है। इससे ये हाईलाइट हो जाएगा, इससे ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक, अब एक और मेरे पास है, यहां पे आप लिखो, यहां लिखो आप एक प्लेस होल्डर। मैं लिखा यूजर नेम, और मैंने यहां रखा टाइटल, मैंने यहां लिखा यूजर पासवर्ड। इतना लिख दिया, छोड़ दिया, रिफ्रेश किया। सी, जो मैंने प्लेस होल्डर में लिखा वो क्या आ रहा है? जब अगर ये खाली होगा टेक्स्ट, तो उसकी जगह क्या लिखा आएगा? ये एक वाटरमार्क टेक्स्ट होता है, ठीक है, कि वाटरमार्क की तरह आपको अपीयर हो जाएगा। तो जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूं, आप कुछ टाइप कर सकते हैं पासवर्ड। पर लेकिन जो मैंने लिखा उसका क्या रोल प्ले था टाइटल का? कर्सर लेके जाओ, थोड़ी देर रुको, जो आपने टाइटल में लिखा वो एज अ टूल टिप पास है। इतना क्लियर होता है? उसके बाद मैं यहां आता हूं, एक TR और बनाता हूं, एक कॉम्बिनेशन और बनाया, ठीक, और यहां लिया ऐड, और यहां लिखा यूजर एड्रेस। अब मैं ना मल्टी लाइन टेक्स्ट चाहता हूं। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए हमारे पास टेक्स्ट एरिया होता है। ठीक, टेक्स्ट एरिया लिया, मैंने इसकी आईडी दी ऐड, चलाया, ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसको ना थोड़ा इस तरीके से रीसाइज किया जा सकता है, तो मैं चाहता हूं ये रीसाइज ना हो सके। तो उसके लिए आप लिखो स्टाइल रीसाइज नन। इतना देने से देखो क्या हुआ, अब वो बटन नहीं आ रहा। ठीक, फर्दर आप कंट्रोल कर सकते हो उसकी रोज एंड कॉलम्स। आपने लिया रोज 8 हो, तो देखना चेंजेस। कॉलम्स कितने हो? मैंने बोला 20 हो, फिलहाल 20 हो, ठीक है। इतना डन हो जाता है। अब मैं एक टेबल रो और बनाता हूं, और मैं एक सबमिट बटन बनाना चाहता हूं। तो मैं लिखा इनपुट टाइप सबमिट, और इसकी वैल्यू क्या रखी? सबमिट इंफॉर्मेशन। ठीक, और यहां मैंने एक बटन लिया रीसेट। रीसेट लिखा, ठीक, अपीयरेंस कुछ ऐसे है। अब सी रीसेट क्या करता है? अगर आपने डेटा फिल कर रखा है तो क्लियर कर देगा, सबमिट इसको सबमिट कर देगा। अब क्वेश्चन उठता है कहां? ठीक है, हम कहते हैं सबमिट करने पे ये सबमिट कर देगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक, बाय डिफॉल्ट फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट हैव गेट वैल्यू, यानी अगर आप कुछ वैल्यू नहीं देते तो उसकी नजर में क्या वैल्यू है? गेट वैल्यू है। दूसरा, बाय डिफॉल्ट फॉर्म सबमिट टू सेम पेज इफ यू आर नॉट
स्पेसिफाई एनी पेज इन एक्शन एट्रीब्यूट। अगर आपने एक्शन एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू नहीं दी तो वो सेम पेज पे ही सबमिट होगा। जैसे अभी मैं जब सबमिट करूंगा ये कहां जाएगा, सेम पेज पे ही जाएगा। ठीक, इतना गेट होता है। अगर मैं यहां पर आके एक्शन एट्रीब्यूट चेंज करूं और एक्शन एट्रीब्यूट में मैंने लिख दिया one.html, तो ये कहां सबमिट होके जाएगा, one.html। रिफ्रेश किया, कहां चला गया, one.html। पर एक सोचने वाली बात है, ठीक है ये सबमिट हो रहा है बट ये कोई इंफॉर्मेशन तो मूव कर नहीं रहा। देखो, और मैं इंफॉर्मेशन यहां डाल रहा हूं, इंफॉर्मेशन तब तक नहीं मूव होती जब तक उसके की नेम डिसाइड नहीं होते। की नेम क्या होते हैं, की नेम यहां पर जो नेम एलिमेंट्स देते हो वो की नेम्स होते हैं। जैसे मैंने यू नेम दिया, यानी इस यूजर नेम वाले बॉक्स में जो वैल्यू जाएगी उसकी पेयरिंग यू नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू से होगी। यहां है लिखा नेम यू पास, टेक्स्ट एरिया में गए, नेम दिया, एड्रेस, इतना चेंज करके अब मैं सबमिट करूंगा तो यूआरएल चेक करना, पेयर बना, यू नेम इक्वल टू ब्लैंक, यू पास इक्वल टू ब्लैंक, एड्रेस इक्वल टू ब्लैंक। अब अगर मैंने यहां पर आपका मेथड पोस्ट किया होता तो क्या होता, रिफ्रेश किया, सबमिट किया, यूआरएल में कुछ नजर आया, तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक, यानी उसकी यूआरएल में इंफॉर्मेशन अपीयर नहीं होती। अब एचटीएमएल में अगर कोई चीज कमेंट करनी हो, यानी आप चाहते हो टेक्स्ट डिस्प्ले तो हो बट ब्राउजर उसे इग्नोर करे, तो आप ऐसे लिखते हो, इसके अंदर जो भी लिखा जाता है वो इग्नोर किया जाता है। ठीक, इतना गेट होता है। ओके, अब नाउ मैंने रिफ्रेश किया, अब सबमिट करूंगा, इंफॉर्मेशन यही है। जब आपने इंफॉर्मेशन डाली, जो इंफॉर्मेशन आप डालोगे वो यहां दिखाएगा। तो ये इसका तरीका है काम करने। क्लियर दिस आइडिया। ये तो हुए कुछ एलिमेंट्स, ऐसे मेरे पास फॉर्म के अंदर और एलिमेंट्स हैं, उनको चेकआउट करता हूं। ठीक है, ये एलिमेंट्स तो आपने डिस्कस कर लिए, तो मैं यहां आता हूं, इसको रिमूव करता हूं। अब सी इस 7.html की खास बात बताता हूं, अगर आप कोई वैल्यू नहीं भी डालते तब भी इसका पेयर बनता है, यू नेम इक्वल टू ब्लैंक, यू पास इक्वल टू ब्लैंक, एड्रेस इक्वल टू ब्लैंक। पर कुछ एलिमेंट मेरे पास ऐसे हैं, जैसे मैं लिखा tr td चूज जेड, मैंने ये बोला, तो मैंने td और यहां लिया मैंने इनपुट टाइप रेडियो, नेम रखा R1, आईडी दी R1, ठीक, ये बनाया और यहां लिखा लेवल मेल और यहां लिखा 4 R1। इसी तरीके से दूसरा तैयार किया, नेम R2 रखा, या फिर चलाकर देखते हैं, मेल सिलेक्ट होता है तो या तो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो एक टाइम पे एक सिलेक्ट हो तो इनका नाम सेम रखो, तो इनसे क्या होगा, इसका ग्रुप सेम हो जाएगा। चलाया, अब चीज नोटिस करना, सबमिट करता हूं तो वैल्यू क्या जा रही है, ऑन, जबकि वैल्यू जानी क्या चाहिए, फीमेल या मेल, जो मैंने सिलेक्ट किए। सी, तो रेडियो में वैल्यू वो जाती है जो वैल्यू एट्रीब्यूट में लिखी जाती है, ना कि जो लेवल में लिखी हुई है। ठीक, तो यानी आप इनके वैल्यू एट्रीब्यूट में जो वैल्यू लिख दोगे ये वो वैल्यू मूव करेगा। चलाया, मेल जा रही है, फीमेल जा रही है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप कुछ सिलेक्ट नहीं करते तो कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे
जो बॉक्सेस थे उनमें तो अगर आपने कुछ डाला या नहीं डाला उसने पेयर बनाकर भेजना ही भेजना है, पर इस केस में आपको डालना जरूरी है। ठीक है, जब तक आप सिलेक्ट करोगे तभी पेयर बनेगा, अगर सिलेक्ट नहीं करोगे तो कोई पेयर नहीं बनता। क्लियर दिस आइडिया? ठीक है, अब ऐसे ही मैं यहां आता हूं, एक टीडी लिया, चूज फैसिलिटी, यहां है दिया टीडी, और यहां पे मैंने चेक बॉक्सेस बनाना स्टार्ट किया। तो लिखा इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम दिया C1, आईडी दी C1, वैल्यू दी लाइब्रेरी। ठीक, उसके बाद लेबल, लेबल में दिया लाइब्रेरी, किससे अटैच्ड, फोर्ट C1। इस तरीके से मैंने कुछ चेक बॉक्सेस बनाए। यहाँ बनाया म्यूजिक, टेनिस, ये बना। अपीयरेंस देखता हूँ तो चेक बॉक्सेस कुछ इस तरीके से बने हुए आ जाएंगे। आई थिंक शायद एक टीडी एक्स्ट्रा बन गया, तो इसे रिमूव कर दिया, इसे रिमूव कर दिया, चलाया, ये ऐसे। अब सबमिट करता हूँ, कोई पेयर नहीं आता है, यानी चेक बॉक्सेस का भी पेयर तभी बनता है जब आप सिलेक्ट करते हो। सबमिट किया, वैल्यू दी। अब मैं चाहता हूं बाय डिफॉल्ट मेल सिलेक्टेड है, तो उसके लिए चेक कर दिया। मैं चाहता हूं बाय डिफॉल्ट 2 चेक बॉक्सेस सिलेक्ट ही हैं, तो इसको चेक दे दिया, इसको चेक दे दिया। तो क्या होगा, जब ये चलेगा बाय डिफॉल्ट ये टिक मार्क आ रहे हैं। ठीक, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, एक एलिमेंट आता है हमारे पास जिसका नाम है इनपुट टाइप हिडन। जैसे मैं यहाँ आता हूँ सबमिट में, यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप हिडन, नेम लिखा नेम, वैल्यू लिखी मुकेश जम्बाल। अब होगा क्या, जब मैं इसे सबमिट करूँगा, पहली बार ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक, व्यू सोर्स करता हूँ, पर कोडिंग में ये कहीं अपीयर हो रहा है, मतलब कोडिंग में है बट ब्राउजर्स की कोई लुक एंड फील नहीं बनाता। तो जब मैं इसे सबमिट करूंगा तो जो इसकी पेयर की इंफॉर्मेशन है वो भी सबमिट होगी। तो सी नेम मुकेश जम्बाल जा रहा हूं। फिलहाल इतना याद रखना है, बाकी फिर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ है